नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो भारत और पाक के बीच में युद्ध को लेके जो माहौल बन रहा है पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, जहां पे 28 लोगों की जाने गई। भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें एक सिंधु नदी की जो ट्रीटी थी, वाटर ट्रीटी, उसको भी बंद करने का ऐलान किया है। साथ के साथ ऊपर से आवागमन भी हवाई जहाजों का रोक दिया गया है। प्लस अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया गया है, यानी कि भारत पाकिस्तान के साथ में कोई भी आयात निर्यात नहीं होगा। और बड़े सारे स्टेप्स उठाए हैं सरकार ने। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या यह जो युद्ध है बड़ा युद्ध हो सकता है, या कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, या बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, या कोई कह रहा है जी पीओके पर हमला होगा, सरकार इस बार पीओके को ले लेगी। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के इस बार दो टुकड़े भी किए जा सकते हैं, जैसे 1971 में हुआ था। तो यानी कि बहुत सारे कयास अपने अपने लगाए जा रहे हैं। सरकार क्या करेगी, सेना क्या करेगी, ये कुछ नहीं पता है। और मैं समझता हूँ पता भी शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पता ही हो गया तो जो दुश्मन है वो संभल सकता है, सचेत हो सकता है कि भाई हम पे इस तरह का हमला हो सकता है, तो हमें इसके बचाव में ये करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो आर्थिक नुकसान कितना होता है, उसका क्या असर पड़ता है। जैसे भी हमने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ, जबकि यूक्रेन एक छोटा सा देश, जिस तरह से हमारे सामने पाकिस्तान है, उसी तरह रशिया के सामने यूक्रेन था। लगा था कि युद्ध 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कितने लंबे तक चला और चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावनाएं जो बन रही, अगर ये युद्ध होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है। मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है पाकिस्तान तो खत्म ही हो जाए, लेकिन क्या भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट बड़ा देखने को मिल सकता है। व्यापारियों का क्या हाल होगा, रोजगार की क्या स्थिति होगी, कश्मीर में क्या हालात होंगे, इन सब विषय पर हम चर्चा करेंगे तरुण गुप्ता जी से। तरुण गुप्ता जी, जैसा आप जानते हैं, शिक्षा से वो अर्थशास्त्री हैं और पेशे से ज्वेलर हैं। तो हम मिलते हैं तरुण जी से और समझते हैं कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, और आपके दर्शकों के लिए भी नमस्कार। जी, तो तरुण जी ये बताएं कि जिस तरह से युद्ध की संभावनाओं पे बात चल रही है, आप देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे लगता है कि हमला अब होगा, तब होगा, यहाँ होगा, वहां होगा। सब लोग अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको, पहले तो ये बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। देखिए, युद्ध बहुत तरीके से होता है। ऑलरेडी युद्ध जो है हमारा, हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है। तो और उधर से शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हुआ है, तो युद्ध तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है। और हम जिस तरह से युद्ध देखते हैं कि टैंक जाते हैं और गोलीबारी होती है, तो वो चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल दिखती है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है आज की तारीख में युद्ध करना। मान लीजिए रशिया यूक्रेन को ही ले लीजिए, आपने उदाहरण दिया, तो वो भी एक कहाँ निर्णायक कुछ हो पा रहा है। इसराइल और हमास का भी हो रहा है, वहां भी निर्णायक कहाँ कुछ हो पा रहा है। तो निर्णयात्मक तो आजकल युद्ध होते नहीं है। तो भारत सरकार को वे करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एकदम आर पार की लड़ाई इस समय हो सकती है, और उसके हानि भी बहुत होती है। तो लेकिन हमें ज़रूरी भी है कि उसको रोकथाम भी करना है। तो ये तो एक समय ही बताएगा। बहुत बड़ा युद्ध होने की मुझे नहीं लगता कोई संभावना है। बहुत बड़ा युद्ध होने की आपको संभावना नहीं दिखती है। और अगर ऐसी स्थिति में, अगर मान लीजिए छोटा भी होता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक या बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना असर पड़ता है, या पड़ेगा, या पड़ सकता है, और वो कैसा रहेगा। तो हमारे देश में मैंने पहले भी बताया था 145 करोड़ की जनता है, तो इंटरनल कंजम्पशन इतनी स्ट्रांग है कि अ, वो तो चलती ही रहेगी। हमारे को तो देखिए, युद्ध जहाँ भी होगा बॉर्डर पे होगा, बाकी देश तो चलेगा ही। अनटिल अनलेस वो बहुत बड़ा रूप ले ले, वो तो आसार अभी नहीं है। तो बहुत अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ेगा, बट यस, भारत सरकार को अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी। मान लीजिए वो सड़क बना रही थी अभी, या और कुछ, तो उसका खर्चा जो है सैन्य सेनाओं की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आवंटन ज़रूर अलग होगा, और कुछ हो सकता है कर भी बढ़ जाए अगर लंबा युद्ध चल जाए या अधिक चल जाए। तो अर्थव्यवस्था पे, कंजम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टे कंजम्पशन थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेनाओं को ज़्यादा रसद चाहिए होगी।
परंतु जो टैक्स का इम्पैक्ट है और जो और अन्य क्षेत्रों पे इम्पैक्ट है वो ज़रूर आएगा। ओके। सेनाओं को रसद क्यों ज़्यादा चाहिए होगी? से मतलब सैनिक तो उतने ही होंगे। हाँ, तो सेनाओं को जब युद्ध में जाएँगे तो ज़्यादा उनको दवाइयाँ चाहिए होंगी, राशन चाहिए होगा, उनको वर्दियाँ चाहिए होंगी, गोलीबारी चाहिए होगी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं जब सेनाएँ युद्ध में जाती हैं। तो वो वो तो बहुत सारे इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो होंगे। और ओके। अगर देखिए छोटा-सा एक सर्जिकल स्ट्राइक होकर रह जाता है, लेकिन एक में इंटरव्यू में मुझे याद है मोदी जी ने खुद ही कहा था कि युद्ध ये बहुत लंबा होता है, एक दिन में कोई चीज़ में बदलाव नहीं होता। तो आज मान लीजिए इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया तो अभी मैं पढ़ रहा था एयर इंडिया को बहुत हानि हो गई है। एयर इंडिया को बहुत लंबे रूट से जाना पड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर से नहीं उड़ सकते हैं। तो बहुत चीज़ें टूरिज़्म इंडस्ट्री हिट हो गई है कश्मीर की। तो बहुत चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, रसद मतलब बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो छोटे-छोटे लेवल पे होंगे, बहुत समग्र नहीं होंगे। बहुत समग्र नहीं होंगे। तरुण जी, एक बात और बताएँ कि जब युद्ध होगा तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ से भी असलहा भी लगेगा, बम भी लगेंगे, बारूद भी लगेगा, ना जाने क्या-क्या सामान लगता है और जिस तरह से आपने बताया कि खपत भी सेना के पास ज़्यादा हो जाएगी, रसद की, दवाइयों की और ना जाने क्या-क्या। ऐसी स्थिति में जो ये खर्चा हमारी सरकार के ऊपर बढ़ जाएगा, वो पैसा सरकार क्या कुछ एक्स्ट्रा जुटाएगी या जो हमारे पास हैं, उन्हीं में से उन पैसों को खर्च किया जाएगा? जी, तो रविंद्र जी सरकार के पास 2 स्रोत होते हैं आय के, एक तो टैक्स होता है और एक वो आय नहीं कह सकते उसको लेकिन फंडिंग का सोर्स होता है, वो आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है ना? और वो कुछ डायरेक्ट बॉन्ड से भी उठाती है सरकार। तो ये तो सरकार मिक्स देखेगी, बड़े-बड़े आईएएस अफ़सर बैठे हुए हैं कि वो टैक्स बढ़ाएँ या आरबीआई से फंडिंग बढ़ाएँ। परंतु ये जो उसका खर्चा होता है वो 2 मदों में जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। मान लीजिए उन्होंने राफेल लिए 63,000 करोड़ के, तो वो 63,000 करोड़ वो इस साल नहीं देने उन्हें, वो ओवर द ईयर्स देने हैं, तो वो चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाती है। और जो सेना की वो वेतन देते हैं, वो करंट ईयर में ही देने हैं, तो वो अगर जो सेना का खर्चा बढ़ता है वेतन का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो वो एक अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया है। कैपिटल तो फिर अगले साल भी प्लान कर सकते हैं वो, लेकिन वो अनफोर्सीन हो गया है, तो उसके लिए सरकार को ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा युद्ध नहीं होता है, तो टैक्स बढ़ाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत आरबीआई से लोन ले लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर युद्ध की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर टैक्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। और एक बात है कि युद्ध कई बार ये आता है कि किस तरह से करें, क्या करें? तो मुझे चाइना बहुत इसमें एक्टिव है इस समय पाकिस्तान के। तो मैं चाइना के ही जो एक लीडर हुए हैं बहुत बड़े माओ ज़ेडोंग, उन्हीं की बात को याद करता हूँ कि वो कहा करते थे कि शांति जो है, बंदूक की नली से निकलती है। तो युद्ध में हथियारों पे तो खर्चा करना ही चाहिए सरकार को। जैसे मैंने बताया 1.9% जीडीपी का रेशियो है। कुछ उनको बढ़ाना ही चाहिए उसमें क्योंकि वरना हम शांत नहीं रह पाएँगे। वो एक मजबूरी का एक्सपेंस है। मजबूरी का और एक्सपेंस है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भई ज़बरदस्ती का एक्सपेंस है और अगर सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो उससे जनता की जेब पे भी बर्डन पड़ेगा। हुँ, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो शेयर मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है? क्योंकि काफ़ी समय के बाद शेयर मार्केट ने थोड़ी-सी तेज़ी पकड़ी है, एफआईआईज़ खरीद रहे हैं, लगातार खरीदारी जारी है। तो ऐसी स्थिति मतलब मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में एफआईआईज़ की पॉजिटिव खरीदारी रही है, जो कि लगातार हम देख रहे थे वो सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग पे चल रहे थे। लेकिन अगर फिर से युद्ध वाली संभावनाएँ होती हैं, तो इन संभावनाओं के बीच में शेयर मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? शेयर मार्केट रविंद्र जी 2 चीज़ों पर चलती है। एक तो अर्निंग्स ग्रोथ पे चलती है और एक लिक्विडिटी फ्लोज़ पे चलती है। अगर एफआईआईज़ पैसा डाल रहे हैं, इंडिया में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी फ्लोज़ हैं ही सिप के द्वारा और एफआईआईज़ भी पैसा डाल रहे हैं, तो लिक्विडिटी तो पॉज़िटिव है। रहा सवाल अर्निंग्स ग्रोथ का, तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर लिमिटेड युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं होता, फैक्ट्रियों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता और चीज़ें नहीं होती, मान लो बॉर्डर एरिया में, जंगलात में रहता है युद्ध, तो उससे तो उल्टे कंज़म्पशन बढ़ेगी। तो उल्टे क कंज़म्पशन बढ़ने से तो फिर मतलब शेयर बाज़ार बढ़ेगा ही क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ेगी कंज़म्पशन बढ़ने से। हाँ, बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है जैसे यूक्रेन वाला पैमाना है या इज़राइल में हुआ उतना बड़ा पैमाना हो जाता है तो फिर फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन उतना बड़ा अभी बहुत दूर दिखता है
भारत सरकार बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है। अभी तक उन्होंने जो है सिर्फ प्रेशर बनाया है और तो ये है और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। मुझे याद आता है महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि आप अहिंसा की बात करते हैं, तो क्या देश को सेना रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रक्षा ना करें। अहिंसा का मतलब ये है कि हम आक्रोश में रक्षा ना करें, आक्रोश में कोई कदम ना उठाएँ और जो अगर समाज के हितों की रक्षा के लिए सरकार यानी राज्य द्वारा कोई हिंसा की जाती है, तो वो धर्म धर्म से संबंधित है, उसको कोई गलत नहीं कह सकते। तो इसलिए सेना का खर्च बढ़े और जो है हथियारों पे खर्च बढ़े और लिमिटेड युद्ध हो, तो इससे बढ़िया कोई स्थिति नहीं है। मैं समझता हूँ ये मेरी अपनी समझ से इससे शेयर बाज़ार बढ़ेगा क्योंकि भारत की सुरक्षा बढ़ रही होगी उससे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके अनुसार भारत की सुरक्षा बढ़ेगी तो शेयर बाजार भी बढ़ेगा। जब युद्ध होगा तो कश्मीर के ऊपर क्या बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि बॉर्डर वाले एरियाज में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए वो हाथ के कारीगरी बहुत है कश्मीर में, लकड़ी का काम है, शॉलों का काम है और जो वहाँ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, केसर है और एप्पल्स हैं, वो तो यथावत चलते रहेंगे। उसमें फिशरीज़ का काम होता है, मैंने सुना है वहाँ पे कश्मीर में। तो वो तो यथावत चलते रहेंगे लेकिन इतना ज़रूर है सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं। तो हमारे इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक प्रोडक्शन है, एक सप्लाई चेन्स। तो प्रोडक्शन तो रहेगी, परंतु सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ सकता है, जगह-जगह पुलिस की, आर्मी की चेकिंग बहुत बढ़ जाएगी, वो हर जगह करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट खाली टूरिज़्म का नहीं होगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण सेब पे भी होगा, कुछ और चीज़ों पर भी होगा। तो वो तो समय ही बताएगा लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट कश्मीर पे मतलब खाली 7% पे नहीं आएगा और ज़्यादा पे भी आएगा। जो और ज्यादा पे भी आएगा। जिस तरह से आयात निर्यात पे रोक लगाई है सरकार ने, तो उसका क्या असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा डेंट पहुंच सकता है? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा हमारा इंटरनल कंज़म्पशन बहुत है। पाकिस्तान की 1/6 पॉपुलेशन है हमारे मुकाबले। तो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ना चाहिए। दूसरा दूसरा पाकिस्तान की हालत पहले ही बहुत खराब थी। तो एक आदमी है जो ऑलरेडी एक सर्वाइवल लाइन पे जी रहा है। पाकिस्तान में इंटरनल स्ट्राइफ भी बहुत अधिक है। तो एक आदमी पहले ही सर्वाइवल लाइन पे जी रहा है, तो मान लीजिए किसी को ₹100 की आय है और किसी को ₹1000 की आय है। अगर दोनों की ₹100 घटेगी, तो उसकी तो 1000 की 900 रह जाएगी और वो तो ज़ीरो पे ही आ जाएगा। तो इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे बहुत अधिक है, तो भारत सरकार के लिए सबसे उचित तो यही है कि वो बस प्रेशर बना के रखें, बहुत ज़्यादा लड़ाई ना करें, तो ही पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। तो ही पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। क्या अगर ऐसी स्थिति हम युद्ध की बात करें, अगर मान लीजिए हो ही जाता है छोटा-मोटा सा भी, तो उससे क्या भारत के व्यापारियों पे किस तरह का असर हम देख सकते हैं? या भारत के व्यापारियों पे इसका कोई असर नहीं आएगा, भारत की जनता पे कोई असर नहीं आएगा? देखिए, असर तो ज़रूर आएगा क्योंकि अगर हम बजट देखें, हमारे बजट में 4 जो टॉप के क्षेत्र थे, उनमें डिफेंस क्षेत्र नहीं था। अब की बार जो हमारी वित्त मंत्री ने प्रेज़ेंट किया था। तो वो डेफ़िनेटली अब हमारा जीडीपी का आज की तारीख में 1.9% डिफेंस में जाता है, जो कि आज से 10 साल पहले शायद मैं पढ़ रहा था 2.7% होता था। तो वो रेशियो वापिस अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर वो बढ़ेगा, तो और क्षेत्रों में कटौती होगी। या तो भारत सरकार को लोन अधिक लेने पड़ेंगे। तो बहुत सा अब ये तो सरकार देखेगी कि उसे किस तरह से नीति बनानी है, क्या करना है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में कटौती होनी तय है। तो वो अगर उस जगह कटौती होगी तो उस क्षेत्र में मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मान लो सड़क कम हो गई, अब सड़क पे खर्चा सरकार शायद कम करे। तो वो फिर जो सड़क के ठेकेदार हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो सड़कें बनाती हैं, उनको इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा और सारी इकोनॉमी एक ना इक्विलिब्रियम लेवल पे चलती है। वो इक्विलिब्रियम लेवल जब डिस्टर्ब होता है युद्ध होने से, तो उससे बहुत अप्रत्याशित चीज़ें भी होती हैं। तो वो भी एक वो तो बहुत आकलन का विषय है, वो धीरे-धीरे ही पता लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे व्यापारियों को असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। असर पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि भई असर पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन बार-बार यही बात कर रहे हैं कि भई युद्ध होता है तो क्या होगा, ठीक है ना? तो हुँ। अगर युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में
जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, जैसे आप ज्वेलर हैं, और अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? क्योंकि भी देखिए गोल्ड भी 1 लाख के पार जाके फिर वापस आ गया, शायद 92,000 के आसपास है। देखिए थोड़ी नॉर्मल फ्लक्चुएशंस होती हैं ये, मैं नहीं समझता कि 96 है इस समय। मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा गोल्ड, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं, ये कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मान लो ट्रम्प में जब आपने ट्रम्प साहब के टैरिफ के बारे में मैंने तब भी कहा था वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो नॉर्मल मार्केट्स, इतने सारे पैसे लगे होते हैं, दुनिया भर के इतने सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, सबके अपने अलग-अलग विचार होते हैं। तो एक दिन में सबके विचार नहीं बदलने वाले, किसी कोई और ज़्यादा गोल्ड की तरफ भागेगा, कोई थोड़ा-सा निकालने की कोशिश करेगा, इसी प्रकार शेयर मार्केट भी चलेगी, कोई सेक्टर पीछे हट जाएगा लेकिन कोई सेक्टर ज़्यादा चलेगा। जैसे मैंने कहा दवाइयों का या रसद का सामान चल सकता है, तो बहुत अलग-अलग प्रभाव होते हैं इस पे जी, चीज़ों तो ऐसी स्थिति में क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट देखिए, ये तो एक हमेशा अनसर्टेनिटी में बढ़ता है, युद्ध की स्थिति में बढ़ता है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ठीक रहेगा। परंतु फिर भी इसमें यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं, अपने सिस्टम से ही करना चाहिए हर व्यक्ति को, एक वक़्ती न्यूज़ के हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ चेंज भी हो जाती है। तो मान लीजिए महीने 2 महीने के लिए तो हम करेंगे नहीं, मेरी तो राय हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है, तो जी, उसी जी। हिसाब से करना चाहिए। पर गोल्ड घटने वाला नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ही ट्रेंड है नीचे का। हम दिवाली तक और तेज़ी देख रहे हैं गोल्ड में। ओके, तो आपको क्या लगता है कि दिवाली तक ये गोल्ड कहाँ पहुँच जाएगा? ये तो फिगर रखनी बहुत कठिन है, पर अभी जिस स्पीड पे पिछली दिवाली से आज 20% बढ़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ 6 महीने में 20% बढ़ा हुआ है। अब 6 महीने में अगले में 10% बढ़ेगा कि 15 या 20, ये तो नहीं है। ओवरऑल हम जो टारगेट रखते हैं वो 1 लाख प्लस का ही रखते हैं। तो अभी तो 96 है, 1 लाख तो आ ही गया लगभग, तो उसमें 10-15% और बढ़ भी सकता है। एक 10-15 तक भी जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि 1,10,000 तक जा सकता है। आई थिंक 1 लाख पार कर चुका है एक बार गोल्ड। 1,02,000 तक गया था। हाँ जी। 1,02,000, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके साथ में बात करी थी 4 सप्ताह पहले, तो उस समय गोल्ड शायद 80,000 या 88,000 रुपए का रेट चल रहा था, और तब बात कर ही रहे थे कि भाई लाख जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो हुँ, लाख पार कर गया था। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद तरुण जी। मैं समझता हूँ जो दर्शक हैं, जो अर्थव्यवस्था के ऊपर नज़र रखते हैं, और इस चर्चा से उनको कुछ उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। और फिर भी यदि आपके और कोई सवाल होते हैं जो आप तरुण जी से जानना चाहते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हों, चाहे वो निवेश से जुड़े हुए हों, तो आप अपने प्रश्न अवश्य लिख कर भेजें, और हम अगले सप्ताह उनसे इन प्रश्नों के जवाब ले लेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद तरुण जी। धन्यवाद।